हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन होगा। पहला चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पूरा एनसीईआरटी के साथ विथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बस वही। इसके बाद हम क्लास 11th का सीरीज़ हमारा चल रहा है, वो चलेगा, उसका भी हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। सारा लेक्चर उस पर डालेंगे उसका। और आज से 12th का भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हर रोज़ 12th का भी लेक्चर आएगा, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन भी करना है, इसलिए हमें अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहले 4 चैप्टर को हमें पढ़ना है। पहला तो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके बाद सेकंड में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो चैप्टर है 4, उसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई डिजीज़, जैसे हो गया एड्स, हो गया एसटीडी, हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और भी बहुत सारा कुछ है इसमें पढ़ने का। तो हमारा जो 4 चैप्टर है उससे हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन रिप्रोडक्शन। ये स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है साइड में। एक बार साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जिनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। इनके बारे में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बस एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बट एक बार हम इसे रीड कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए भी तो बन जाए। ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पंचानन माहेश्वरी का जो जन्म हुआ है वो 1904 में हुआ था। बॉर्न इन 1904 नवंबर इन जयपुर, राजस्थान। Panchanan Maheshwari rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but of the entire world. He moved to Allahabad for higher education, where he obtained his DSc. During his college days, he was inspired by Dr. W. Durzion, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology. His teacher once expressed that if his student progress ahead of him, it will give him a great satisfaction. Their words encouraged Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return. He worked on embryological aspect and popularized the use of embryological characters in taxonomy. He established the Department of Botany, University of Delhi, as an important center of research in embryological and tissue culture. He also emphasized for the need for initiation of work and artificial culture of immature embryos. These days, tissue culture has become a landmark in science. His work on tissue fertilization and intro intra ovarian pollination won worldwide acclaim. इसी की वजह से इनका नाम जो है पूरे दुनिया में छा गया। इन्होंने टेस्ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे वर्क किया था। आगे हम बात करेंगे इसका। ही वॉज ऑनर्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary school, published by NCERT in 1964. हायर सेकेंडरी स्कूल का फर्स्ट जो NCERT का बायोलॉजी वो टेक्स्ट बुक
को इनके नेतृत्व में ही किया गया था 1964 इसके बाद हम अब अपना चैप्टर में एंटर करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। जो साइंटिस्ट का नाम था हमने कर लिया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो इम्पॉर्टेंट होगा, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना थी, इसलिए हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है लाइफ स्पान क्या है। समझने से पहले, रिप्रोडक्शन को समझने से पहले लाइफ स्पान जरूरी है। जन्म से लेकर डेथ का जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पान बोलते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सर्टेन पीरियड तक ही जीवित रहेगा, लाइव रहेगा। इसके बाद उसका डेथ फिक्स है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, सबका डेथ फिक्स है। और लाइफ स्पान जो है वो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा, वो वैरी करेगा उसके क्वालिटी ऑफ जीन पे और किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान एक तरह नहीं होगा, सबका डिफरेंट होगा। जैसे ह्यूमन का अलग होता है लाइफ स्पान, एक पैरोट का अलग होता है, मैंगो ट्री का अलग होता है, बनियन ट्री का अलग होता है, बनाना ट्री का अलग होता है। सबका लाइफ स्पान एक जैसा नहीं हो सकता। हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान वैरी करता है उसकी क्वालिटी ऑफ जीन्स पे और उसके इन्वायरमेंट में किस तरह से वो कैसे रहता है। लाइफ स्पान ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their life spans and write in the species provided. 1.1 फिगर में दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म और उसके लाइफ स्पान के बारे में आपको बताना है, जो कि हम इसका साइड में सारा लिख देंगे किसका लाइफ स्पान कितना है। इसके बाद एग्जामिन द लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1. Isn't it both interesting and encouraging to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? इसमें से सबका अलग अलग, किसी का बहुत छोटा लाइफ स्पान है तो किसी का बहुत बड़ा है। Between these two extremes are the life span of most other living organism. You may note that life span of organism are not necessarily कोरिलेटेड विद देयर साइज। लाइफ स्पान को साइज से कोई मतलब नहीं, किसी का साइज चाहे बड़ा हो या छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ क्रोज एंड पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पान शो अ वाइड डिफरेंस। इसका मतलब दिया हुआ है क्रोज है जो कौवा होता है और पैरोट, दोनों का साइज देखने में सेम ही लगता है लेकिन इसके लाइफ स्पान में बहुत डिफरेंस है, इसलिए साइज से लाइफ स्पान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a people tree. मैंगो और पीपल दोनों ट्री है, बड़ा बड़ा ट्री होता है, लेकिन इसका भी लाइफ स्पान जो है वो बहुत डिफरेंस है दोनों में। वॉट एवर बी द लाइफ स्पान, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। वही बात, चाहे जिसका जो भी लाइफ स्पान हो, हर ऑर्गेनिज्म का डेथ फिक्स है, कोई भी इमोर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वाई डू वी से देर इज़ नो नेचुरल डेथ। इसका नेचुरल डेथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए उसका डेथ नहीं होता। और जो पुराने वाले सेल होते हैं उसे रिप्लेस कर दिए जाते हैं और न्यू सेल फिर आगे खुद को डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका डेथ नहीं होता, ये डिवाइड करता है। इसके बाद गिवन दिस रियलिटी, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousand of years? There must be some processes in living organism that ensure this continuity. इसका मतलब बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर है हजारों सालों से और वो अभी तक है, अभी तक मेंटेन है। तो कुछ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ प्रोसेस है जिसके वजह से ये मेंटेन हो पाया और आगे भी मेंटेन रहेगा। तो ये रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो मेंटेन करने का, कंटिन्यू करने का, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन से हमेशा जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे और
नया ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करेगा, फिर उससे नया आएगा। इसी तरह से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहेगा सिर्फ रिप्रोडक्शन से। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेकिंग फॉर ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक पैरोट है, उसका लाइफ स्पान 140 ईयर्स का होता है। तो 140 ईयर्स के बाद तो उसे ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट है। तो उसका प्रेजेंट होने का जो पीछे का रीज़न है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन ही लाइफ को कंटिन्यू करता है, मेंटेन करता है। इसके बाद हम आते हैं फिगर 1.1 पे। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान दिया हुआ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे लाइफ स्पान जो है एनसीईआरटी का फिगर 1.1 जितने भी ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है उसका लाइफ स्पान हम बता रहे हैं। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, एलिफेंट का ऑन एन एवरेज जो लाइफ स्पान होता है वो 60 से लेकर 90 ईयर्स का होता है। डॉग का ऑन एन एवरेज 20 to 30 ईयर्स, सबका अलग अलग वेरी करता है। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स होता है। क्रो का 15 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर्स, काऊ का 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स का 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 30 डेज, टॉर्टोइज का 100 to 150 ईयर्स, रोज का 5 to 7 ईयर्स, बनाना ट्री का 25 ईयर्स, राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ्स एंड बनियन ट्री का 200 ईयर्स। इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन का। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है रिप्रोडक्शन, क्योंकि लाइफ स्पान जो है उसका रिलेशन रिप्रोडक्शन से है। क्योंकि लाइफ स्पान तो बस लिमिट है, इसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यू कैसे रहता है, कैसे खुद को मेंटेन करता है, कंटिन्यू करता है, तो वो सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से। तो हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर यंग वंस, या उसे ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, सिमिलर टू इट सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो अपनी जैसी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ, सिमिलर का मतलब ये नहीं होता है एग्जैक्ट कॉपीज, क्लोन, ये नहीं होता। इसका मतलब थोड़ा बहुत कैरेक्टर जो है उसके ऑफ स्प्रिंग में, उसके पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत मिलेगा, दिखेगा, लेकिन पूरा कैरेक्टर नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होगा। यही रिप्रोडक्शन है। इसके बाद द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। इसका मतलब साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो जो बच्चा होता है वो ग्रो करता है, फिर मैच्योर करता है, इसके बाद फिर वो भी रिप्रोड्यूस करता है। यही साइकिल चलता रहता है बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का। इसके बाद रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। रिप्रोडक्शन जो है वह स्पीसीज का कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? आज से बहुत साल पहले, 200 साल, 300 साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो तो ख़त्म हो गए। उनका लाइफ स्पान जो था जितना दिन का था उसके बाद तो वो ख़त्म हो गए। फिर अभी ह्यूमन बींग्स कैसे हैं? तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है रिप्रोडक्शन। सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से ही आज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन है। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। इसका क्या मतलब हुआ? इस अर्थ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का अलग अलग डाइवर्सिटी का ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इसके बहुत सारे वेराइटी हैं। वो सब ऑर्गेनिज्म जो है उनका मल्टीप्लाई करने का तरीका, उनका प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है, वो अपने हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खुद को अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे सेल डिवाइड करके खुद का रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है, अपना तरीका है इस वर्ल्ड में। इसके बाद द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction। इसका मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन में या तो अकेला ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा या दो। इसके बाद इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। पहला तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इसमें गैमेट का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे और इसका जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि उसमें सिर्फ वन पेरेंट्स है, और यहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमेट नहीं बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहीं तक आज हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद कल हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। इसके बाद बहुत जल्द ही चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करूँगी। थैंक्स।